क्वेश्चन है कि 2 मिलीवॉट लेजर operates at a wavelength of 500 नैनोमीटर। कैलकुलेशन आप कीजिएगा, रेडी रहिए कैलकुलेशन के लिए। द नंबर ऑफ फोटॉन्स पे क्वेश्चन आते रहता है। that will be emitted per second। नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड आपसे पूछ रहा है। एज प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू आप 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड यूज कर सकते हैं, और वेलोसिटी ऑफ लाइट का 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड यूज कर सकते हैं, दिया हुआ है। ऑप्शन में है आंसर 1 इंटू 10⁻16, 5 इंटू 10⁻15 और 1.5 इंटू 10⁻16, और लास्ट ऑप्शन है 2 इंटू 10⁻16। तो जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए। तो इस तरह से 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो कैसे सॉल्व करेंगे आप, जल्दी सॉल्व कीजिए। और 2 मिली वॉट है, वोल्ट नहीं है ना, 2 मिली वॉट है। तो देखिए पावर जो है दिया हुआ है 2 मिली वॉट, तो 2 इंटू 10⁻³ वॉट हो जाए। ये पावर हो गया रेडिएशन का। अब फोटोन, 1 फोटोन का एनर्जी होता है, पावर को बोलते हैं जूल सेकेंड, और इसी वॉट को आप बोलते हैं जूल सेकेंड। इतना एनर्जी है आपके पास। अब 1 फोटोन का एनर्जी होता है, 1 फोटोन वेवलेंथ के टर्म में दिया है तो उसको hc/λ बोलेंगे, जूल होता है। तो 1 फोटोन का एनर्जी टोटल पावर इतना है, इससे डिवाइड कर देंगे उसको, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड आ जाएगा, क्योंकि ये जूल पर सेकेंड था, और जूल कट जाएगा, पर सेकेंड में बच जाएगा। नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड, तो इसको बोल देंगे पावर डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ 1 फोटोन। तो जूल पर सेकेंड बाय जूल। तो अगर NH न्यू n फोटोन है तो टोटल एनर्जी हो जाएगा इसका NH न्यू बराबर इतना करना है। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड हो गया n/t हो गया। तो पावर दिया था 2 इंटू 10⁻³ जूल पर सेकेंड, और ये एनर्जी हो गया hc/λ जूल। तो नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड आ जाएगा, तो p/hc/λ कर देना है। अब p का वैल्यू दिया हुआ है आपको, सब वैल्यू डालिए, लैम्डा ऊपर चला जाएगा, p/hc फोटोन पर सेकेंड निकले। तो यही फॉर्मूला भी हो गया, इसको आप फॉर्मूला की तरह याद रखिए, p/hc नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड। वैल्यू डालिए 2 इंटू 10⁻³ कैलकुलेशन कीजिए आप। वेवलेंथ दिया है 500 नैनोमीटर, तो 500 इंटू 10⁻9 मीटर कर देंगे, और h और c का वैल्यू दिया हुआ है 500 इंटू 10⁻9। कैलकुलेशन फास्टली करके बताइए। 6.6 10⁻34 c 3 इंटू 10⁸। इसको सॉल्व करके जल्दी से बताइए कितना आंसर आता है। कैलकुलेशन किया आप, कितना आंसर आया, कैलकुलेशन कर लीजिए कितना आंसर आया, जल्दी बताइए इसमें से कौन सा चॉइस सही है। तो नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड 2 इंटू 5 10 हो जाएगा, तो 1 पे 3 जीरो आ गया, ये 3 से 3 जीरो कट गया, बच गया 10⁻9। 10⁻9 ऊपर था, 34 प्लस हो जाएगा, 8 माइनस हो जाएगा,
डिवाइडेड बाय 6.6 इंटू 3 यहाँ पे नीचे इतना हो गया। तो ये 17 हो गया। 10 टू द पावर 17 को हम लोग 100 इंटू 10 टू द पावर 15 बाय इसको डिवाइड कर देंगे तो ऐसा हो जाए 19.8। तो 100 बाय 19.8 आपको खाली कर देना है। तो 100 डिवाइडेड बाय 19.8 लगभग कितना आ जाता है? 5 आ जाता है। 5.05 इंटू 10 पावर 15 हो, राउंडिंग करके इसको 5 इंटू 10 पावर 15 हो जाएगा। तो यही आंसर हो गया बी। आंसर बी। इतना कैलकुलेशन आपको करना हो, है ना? उतना के लिए आप रेडी रहिए। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड निकालने का फॉर्मूला हो गया पावर बाय एनर्जी ऑफ वन फोटोन। जितना टोटल पावर दिया है उसमें एनर्जी ऑफ वन फोटोन से डिवाइड कर दिया। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ electrons emitted in the photoelectric effect, emitted in the photoelectric effect is linearly dependent on the, is linearly dependent on the fill in the blanks दिया हुआ, on the fill in the blanks of the incident radiation। इंटेंसिटी होगा, वेवलेंथ होगा, फ्रीक्वेंसी होगा, क्या होगा? इंसिडेंट रेडिएशन। काइनेटिक एनर्जी कैसे बढ़ता है? तो आपको बताए थे कि इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी से कोई फर्क नहीं पड़ता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाता है, करंट बढ़ जाता है, इसके चलते ये इंडिपेंडेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी होता है इंटेंसिटी, है ना? बहुत फास्ट मूविंग जो है इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, उससे कोई स्लो भी नहीं निकलेगा, अमाउंट बढ़ेगा, तादाद बढ़ेगा, उसका मेजरमेंट नहीं कर पाएंगे कि इंटेंसिटी से क्या होगा। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो इंसिडेंट रेडिएशन का एनर्जी बढ़ जाएगा। अब E माइनस फाइव इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बोलते थे। ये फाइव एक मेटल के लिए फिक्स्ड होता है, फॉर ए पर्टिकुलर मेटल ये फिक्स्ड होता है। इसका मतलब यहाँ से पता चलता है कि ये बढ़ाएंगे तो एनर्जी बढ़ेगा, और एनर्जी जो बढ़ा, यही वाला एनर्जी बढ़ा तो के मैक्स बढ़ेगा। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कराने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है। तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कराने से मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा। तो इसमें फिल इन द ब्लैंक्स में फ्रीक्वेंसी बढ़ा जाए, फ्रीक्वेंसी का लीनियर डिपेंडेंस हो जाएगा। इक्वेशन हो गया आपका एच न्यू माइनस फाइव इक्वल टू के मैक्स। तो न्यू माइनस फाइव बाय एच इक्वल टू और प्लस के मैक्स बाय एच, ऐसा हो गया। तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप का इक्वेशन हो जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी के साथ काइनेटिक एनर्जी लिनियरली डिपेंडेंट करता है। फ्रीक्वेंसी अगर इंसिडेंट रेडिएशन का बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। तो इसमें फिल इन द ब्लैंक्स में फ्रीक्वेंसी लिख देना है, यही आंसर हो जाएगा। समझते जा रहे हैं तो यस कोमा ओके लिखते जाइए। दूसरा क्वेश्चन, कुछ दिक्कत हो तो पूछिएगा। ट्रू फॉल्स का एक क्वेश्चन है, या देखिए द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स emitted by, ये सब आपके एग्जाम में पूछा है, emitted by photosensitive surface, emitted by photosensitive surface। सेलेनियम जो है ज्यादा फोटोसेंसिटिव होता है, उससे इलेक्ट्रॉन निकलता है फटाफट। डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। ये ट्रू है कि फॉल्स है? इंसिडेंट रेडिएशन, तो अभी तुरंत हम लोग देखें कि ये ऑप्शन जो है फॉल्स हो जाएगा। इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या होता है? खाली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा। तो आंसर में इसमें फॉल्स लिखेंगे, एकदम सही जवाब, यही आंसर होता है। इंटेंसिटी बढ़ाने से आप ये वाला लाइन लिख सकते हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी होता है। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्शन बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा, फोटो करंट,
लेकिन काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा, वो फॉल्स स्टेटमेंट होगा। तो इंटेंसिटी और काइनेटिक एनर्जी में कोई रिश्ता नहीं, उसको बढ़ाइए चाहे घटाइए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, द रेडिएशन ऑफ एनर्जी E falls, radiation of energy E falls normally on a perfectly reflecting surface, normally on a perfectly reflecting surface, perfectly reflecting surface, reflecting surface, reflecting surface. The momentum transferred to the surface is, the momentum transferred to the surface is, transferred to the surface is, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। फोर्स भी पूछ सकता था, कितना फोर्स लगेगा। तो लाइट एनर्जी गिरेगा तो किसी प्लेट पे फोर्स लगेगी, और वो सरफेस दे रहा है कि परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग है, तो E बाई सी स्क्वायर, E बराबर mc स्क्वायर होता है एनर्जी, और E बाई सी। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, इसको जरा बताइए। तो पहले मोमेंटम ऑफ ए फोटोन जो है देखिए, E बाई सी रॉन्ग हो जाएगा, डी नंबर रॉन्ग हो जाएगा। तो जरा देखिए, पहले जो है डी ब्रॉगली वेवलेंथ आप जानते थे, डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा इक्वल टू एच बाई पी बोलते हैं, यही पी मोमेंटम है, और एनर्जी को बोलते हैं आप एच सी बाई लैम्डा। तो यहां से एच बाई लैम्डा को आप बोल सकते हैं सी बाई ई बाई सी, एच बाई लैम्डा को ई बाई सी बोल सकते हैं। तो मोमेंटम आप इस इक्वेशन से बोलिएगा एच बाई लैम्डा, मोमेंटम को एच बाई लैम्डा बोले, एच बाई लैम्डा को ई बाई सी बोलते हैं, तो मोमेंटम को आप ई बाई सी बोलते हैं। ये मोमेंटम का फॉर्मूला हो। तो फॉर्मूला पहले जान गए, फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम ऑफ फोटोन हो गया, एनर्जी के टर्म में देंगे, फोटोन का रेस्ट मास 0 होता है तो m इंटू सी नहीं करेंगे, ऐसे एनर्जी बाय सी को मोमेंटम ऑफ फोटोन बोले। लाइट फोटोन से मिलके बना होता है। अब देखिए, दो केस हो सकता है, परफेक्टली एब्जॉर्बिंग केस हो सकता है और रिफ्लेक्टिंग केस हो सकता है। इस प्रॉब्लम के बारे में आपको बता देते हैं सारा कहानी। तो ये पहले आप नोट कर लीजिए, फिर दोनों केस डिस्कस कर लेते हैं। ये फॉर्मूला अभी हुआ है, अभी खाली फॉर्मूला बताया है मोमेंटम का, नोट करके ओके लिखिए जल्दी से, तो आगे बताएं थोड़ा। यहां तक आपको दिक्कत नहीं ना है? ओके, तो अब जरा देखिए, दो केस हो सकता है। लाइट जब इंसिडेंट होगी किसी सरफेस पे, फोटो सेंसिटिव सरफेस पे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, तो मान लीजिए कि ये जो है प्लेट है, और इस पे जो है लाइट वेव इधर से आ रही है। अब ये कंप्लीटली एब्जॉर्ब अगर हो गया इस प्लेट के थ्रू, मान लीजिए केस 1 में हम लोग पढ़ रहे हैं कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जाता है, बाद में रिफ्लेक्टिंग पढ़ लें। कंप्लीटली एब्जॉर्ब अगर हो जाता है तब, तो ये लाइट वेव आ रही है, तो इसका मोमेंटम हम लोग लिख देंगे ई बाई सी, और जाके पूरा एब्जॉर्ब हो गया तो फाइनल मोमेंटम 0 हो जाए। इनिशियल मोमेंटम हो गया ई बाई सी, और फाइनल मोमेंटम एब्जॉर्ब हो जाएगा, अगर कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जाएगा अगर, कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जाएगा अगर, तो ये फाइनल मोमेंटम 0 हो जाए। तो चेंज इन मोमेंटम आप बोलिएगा, तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, तो 0 माइनस ई बाई सी। ये वेव के लिए हुआ, उसका इनिशियल मोमेंटम ई बाई सी था, फाइनल इस वेव का 0 हो गया। अब सरफेस पे उसके इक्वल अपोजिट जो है चेंज होगा, सरफेस पे उसके इक्वल अपोजिट उस साइड में हुआ, वेव के लिए हुआ चेंज इन मोमेंटम। अब सरफेस के लिए तब चेंज इन मोमेंटम यहाँ पे बोलिएगा ई बाई सी फॉर सरफेस, और ये फॉर फोटोन के लिए, तो उसके इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन बोल देंगे इस तरह से। चेंज इन मोमेंटम का डायरेक्शन इधर हो जाएगा सरफेस के लिए, फोटोन के लिए इधर की तरफ ई बाई सी। तो कंप्लीटली एब्जॉर्बिंग होगा तब ई बाई सी आंसर लिखेंगे,
अब केस 2 देखते हैं। अब इसी में अगर मान लीजिए फोर्स पूछता है कि सरफेस पे कितना फोर्स लगा, तो फोर्स को आप बोलते हैं चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड। तो चेंज इन मोमेंटम आपका E बाई सी हो गया बाई टाइम। अब E बाई एनर्जी बाई टाइम को पावर बोलते हैं, तो फोर्स को आप बोल सकते हैं पावर इंटू सी। तो ये फोर्स ऑन मेटल सरफेस पीसी हो जाएगा। यार पावर को बहुत लोग डब्ल्यू भी लिखता है, तब डब्ल्यू सी बोल सकते हैं। फोर्स ऑन मेटल सरफेस, फोर्स ऑन मेटल सरफेस लगेगा डब्ल्यू सी। ई बाई सी था, बाई सी, तो पी बाई सी होगा, फोर्स लगेगा पी बाई सी। ये चेंज इन मोमेंटम ई बाई सी और डिवाइडेड बाय टाइम कर दिए, तो एनर्जी बाय टाइम को हम लोग बोलते हैं पावर। तो जितना इसका पावर दिया होगा उतना वैसे। पावर को बहुत लोग पी को डब्ल्यू से भी लिखता है, तो फोर्स को आप डब्ल्यू बाय सी कह सकते हैं। पावर को डब्ल्यू से भी लिखता है, तो डब्ल्यू बाय सी भी बोल सकते हैं। एब्जॉर्बिंग सरफेस है तो इस पे फोर्स लगेगा, एफ का वैल्यू हो जाएगा डब्ल्यू बाय सी, या पी बाय सी बोलिए। पी को पावर बोलिए, या डब्ल्यू मतलब वॉट हुआ, पावर पी मतलब पावर हुआ, ऐसे लिख सकते हैं। अब केस 2 देखते हैं हम लोग को परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोला था, इसको नोट करके ओके लिखिए जल्दी से। परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा तब नोट करके ओके लिखिए जल्दी से। अब दूसरा केस हो सकता है कि परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जो हम लोग के क्वेश्चन में दिया है। तो केस 2 में अगर परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, फॉर परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो जितने मोमेंटम का लाइट वेव आएगा उतना ही मोमेंटम का रिटर्न बैक हो जाए। तो मान लीजिए सरफेस परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग है, परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग है, अगर परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग है, अब इसमें लाइट वेव डाल रहे हैं आप, उसका मोमेंटम बोलते हैं ई बाई सी। इनिशियल मोमेंटम इतना हो गया, अभी यहां से ये रिफ्लेक्ट बैक हो गया अगर, तो फाइनल मोमेंटम हो जाए उल्टे डायरेक्शन में गया माइनस ई बाई सी। तो फॉर फोटोन के लिए आप बोलिएगा चेंज इन मोमेंटम, तो फाइनल माइनस इनिशियल, चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा ये फोटोन के लिए। तो ये हो गया माइनस ई बाई सी डिवाइड माइनस ई बाई सी, तो ये हो गया माइनस 2 ई बाई सी चेंज इन मोमेंटम फॉर फोटोन। और फॉर प्लेट के लिए तब फोर्स लगेगा, फोर्स चेंज इन मोमेंटम प्लेट के लिखिएगा तो इसका उल्टा हो जाएगा, ये बाएं साइड में हुआ, ये दाहिने साइड में हो गया, तो माइनस ऑफ माइनस 2 ई बाई सी, तो ये 2 ई बाई सी हो जाएगा चेंज इन मोमेंटम। फोर्स ऑन प्लेट, तो आंसर हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का 2 ई बाई सी, है ना। रिफ्लेक्ट किया तो इसका मोमेंटम चेंज होगा 2 ई बाई सी राइटवर्ड डायरेक्शन में। फोर्स ऑन प्लेट निकालने के लिए अगर पूछ दे अगले क्वेश्चन में, तो चेंज इन मोमेंटम पर सेकंड को आप बोलते थे फोर्स न्यूटन सेकंड लॉ से। तो ये 2 बाई सी और ई जो आया था चेंज इन मोमेंटम, ई बाई टाइम हो जाएगा पावर, तो 2 डब्ल्यू बाई सी बोल सकते हैं, या पावर का सिंबल पी दिया तो 2 पी बाई सी बोल सकते हैं। तो प्लेट पे फोर्स लगेगा, ये लाइट आके गिरा और टकरा के गया, तो प्लेट पे इतना फोर्स लगेगा 2 पी बाई सी, और चेंज इन मोमेंटम इतना हो। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया 2 ई बाई सी। 2 ई बाई सी कौन सा चॉइस दिया था, 2 ई बाई सी कौन सा चॉइस दिया हुआ था, बी वाला, तो बी हो गया आंसर। तो आप समझ गए परफेक्टली अब्जॉर्बिंग होगा या रिफ्लेक्टिंग हुआ तो कैसे बनाएंगे। तो मेटल के सरफेस पे फोर्स लगता है ना, मेटल के सरफेस पे फोर्स लगता है, लाइट गिरता है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, a photocell is illuminated, a photocell is illuminated, तो हम लोग क्वेश्चन अलग अलग टाइप का बता रहे हैं आपको। फोटोसेल इज illuminated by a small bright source, by a small bright source, bright source placed 1 meter away, placed 1 meter away, 1 meter away।
when the same source of light is placed half meter away, आधा दूरी कर दिया, placed half meter away, the number of electrons emitted by photocathode would be, the number of electrons emitted by photocell, number of electrons emitted by photocell would, चार चॉइस दिया हुआ है, number of increase by a factor of 4, increase by a factor of 4, B चॉइस में दिया decrease by a factor of 4, by a factor of 4, और C चॉइस में दिया है increase by a factor of 2, increase by a factor of 2, और लास्ट चॉइस में दिया डिक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 2, बाय फैक्टर ऑफ 2। क्या होगा आंसर? या देखिए क्या पूछ रहा है, इंक्रीज या डिक्रीज? नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोल रहा है इमिटेड बाय दिस। तो इंटेंसिटी पे हम लोग जानते थे डिपेंड करता है ना। तो अगर मान लीजिए बाय स्मॉल ब्राइट सोर्स बोल रहा है, स्मॉल ब्राइट सोर्स का मतलब हो गया पॉइंट सोर्स, स्मॉल ब्राइट सोर्स का मतलब हो गया स्मॉल है, पॉइंट सोर्स उसको बोल सकते हैं, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट इसको बोल सकते हैं, इसको स्मॉल का मतलब हो गया पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, स्मॉल का मतलब हो गया पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, है ना। इससे हर डायरेक्शन में लाइट निकलता है। तो आर दूरी पे इंटेंसिटी आप बोलते हैं, यहाँ से गोला बना लीजिए, हर तरफ लाइट गिर रहा है, तो इंटेंसिटी जो होता है, ये इसका पावर अगर पी वाट है सोर्स का, तो इंटेंसिटी हो जाता है प्रोपोर्शनल टू पी बाई 4 पाई आर स्क्वायर। पावर पर यूनिट एरिया को इंटेंसिटी बोलते हैं, 4 पाई आर स्क्वायर, मतलब इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू आर 1 बाय आर स्क्वायर। इस फॉर्मूले से इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर स्क्वायर। हम लोग जानते थे इंटेंसिटी बढ़ाने से करंट बढ़ता है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड बाय द फोटो सेल। तो इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू हम लोग बोलते थे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड, ये बोलते थे हम लोग। अब आई प्रोपोर्शनल टू यहाँ पे 1 बाय आर स्क्वायर है, इसका मतलब हो गया कि n प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर स्क्वायर। इसका मतलब हो गया कि n1 बाय n2 बाय n1 इक्वल टू r1 बाय r2 का होल स्क्वायर। तो n2 इक्वल टू हो गया r1 बाय r2 का होल स्क्वायर इंटू n1, है ना। तो r1 दिया था 1 मीटर, r2 दिया था हाफ मीटर का होल स्क्वायर इंटू n1, तो 4 टाइम्स ऑफ n1 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करेंगे, 4 टाइम्स हो जाएगा। डिस्टेंस कम कर देंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज कर जाएगा। पहले n1 था, अब 4n1 हो गया, तो इंक्रीज कर गया 4 टाइम्स। समझ में आया? यस और नो? इंटेंसिटी का ये फॉर्मूला याद रखिए, पावर बाय आर स्क्वायर। तो पी वाट का पॉइंट लाइट सोर्स है, तो आर दूरी पे पावर होगा पी बाय 4 पाई आर स्क्वायर। इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर स्क्वायर होता है पॉइंट सोर्स के लिए। फॉलो कर पाए कि नहीं कर पाए? यस और नो? क्या दिक्कत हुआ संगम? लाइट यहाँ पे पॉइंट सोर्स है, इससे चारों तरफ रोशनी निकल रही है, तो आर दूरी पे पावर होगा, आर दूरी पे पावर होगा, इंटेंसिटी होगा पी बाई 4 पाई आर स्क्वायर। ये लाइट सोर्स है, पी वाट का है पॉइंट सोर्स, तो हर तरफ लाइट निकलेगा, तो पूरा एरिया इसका हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। इंटेंसिटी बोलते हैं एनर्जी फॉलिंग पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। तो यहाँ पे जो इंटेंसिटी होगा
पावर बाय 4 पाई आर स्क्वायर हो, इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर स्क्वायर हो गया। पी वाट का पावर है तो दूरी जाएगा ज्यादा तो इंटेंसिटी घट जाएगा लाइट का। अब हम लोग जानते थे इंटेंसिटी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या जानते थे, इंटेंसिटी बढ़ाने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ता है। अब एक बार बोल रहे हैं आई प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर स्क्वायर, एक बार बोल रहे हैं आई प्रोपोर्शनल टू एन, दोनों को मिला देंगे लॉ ऑफ प्रोपोर्शनलिटी से, एन प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर स्क्वायर हो जाएगा। तो ज्यादा दूर जाएगा तो नंबर इलेक्ट्रॉन्स घटेगा, कम दूरी पे रहिएगा नंबर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएगा। इसलिए n2 बाय n1 को r1 बाय r2 उल्टा लिखेंगे होल स्क्वायर। तो r1 दिया हुआ था आपको 1 मीटर, r2 दिया था हाफ मीटर, तो पहले n1 इलेक्ट्रॉन निकलता था, अब 4n1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा। क्या जी संगम, समझ पाया? संगम, यस। दूसरा क्वेश्चन, photons of frequency nu has a momentum, photon of frequency nu, फोटोन का फ्रीक्वेंसी न्यू दिया हुआ है, हैज ए मोमेंटम associated with it, frequency nu has a momentum, एक फोटोन के साथ मोमेंटम ऐसा बोल रहा है। if c is the velocity of light, is the velocity of light, momentum associated is c velocity of light, ब्रैकेट में दिया हुआ है। क्या होगा मोमेंटम का फॉर्मूला पूछ रहा है, कितना आ जाएगा? एक चॉइस दिया एच न्यू बाय सी, दूसरा दिया है न्यू बाय सी, सी वाला दिया एच न्यू सी और डी वाला दिया है एच न्यू बाय सी स्क्वायर। फोटोन का एनर्जी नहीं देके फ्रीक्वेंसी दे दिया है, एनर्जी हो जाएगा एच न्यू, मोमेंटम तुम जो बोलता था एनर्जी बाय सी, इसको एच न्यू बाय सी बोलेंगे, एच वैस हो जाएगा मोमेंटम का फॉर्मूला सीधा सीधा। अब एक क्वेश्चन दिया मैच द कॉलम, तो कॉलम ए और कॉलम बी दिया हुआ है, दोनों कॉलम को मैच करना है ना। साइंटिस्ट का नाम दिया है, पहला वाला दिया है फ्रैंक, तो साइंटिस्ट का नाम भी याद रखिए फ्रैंक हर्ट्ज, और दूसरे साइंटिस्ट का नाम दिया है यहाँ पे, साइंटिस्ट का नाम दिया है, इफेक्ट का नाम दिया फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट, और सी वाला दिया है डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट। है ना, ऐसा दिया है। अब इधर ABCD 4 चॉइस दिया हुआ है, 1 2 3 4 4 दिया, उधर 3 दिया, इधर 4 दिया। पहला में लिखा हुआ है पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, दूसरा में है डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स ऑफ एटम, है ना, डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स ऑफ एटम, और तीसरा में दिया है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, और चौथा में दिया है वेव नेचर ऑफ लाइट, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कौन सा चॉइस किससे मैच करेगा बताइए? तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में तो कोई दिक्कत नहीं है, पार्टिकल नेचर शो करता है, फोटोन मेटल से स्पेस पे टकराता है तो इलेक्ट्रॉन निकलता है, इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है। और डेविसन जर्मर ने एक्सपेरिमेंट किया था, और डिब्रोगली वेवलेंथ जो दिया था मैटर वेव का भी वेवलेंथ वेव की तरह बिहेव करता है मैटर पार्टिकल भी, तो इलेक्ट्रॉन एक मैटर पार्टिकल है, उसका भी वेव बिहेवियर होता है, उसी के लिए एक्सपेरिमेंट किया था डेविसन जर्मर ने। तो इसके लिए यही वाला चॉइस हो जाएगा सी के लिए, चौथा वाला वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। स्ट्रक्चर ऑफ एटम तो रदरफोर्ड ने दिया था। तो डिस्क्रीट एनर्जी लेवल होता है एटम का
डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट का फिक्स एनर्जी होता है, उसके लिए एक्सपेरिमेंट किया था फ्रैंक हर्ट्ज ने, है ना। तो इस तरह से मैच करा देंगे हम लोग कॉलम। एनसीईआरटी पढ़िएगा, उससे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एनसीईआरटी एक बार रीड करना जरूरी है, उससे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हर साइंटिस्ट का नाम उसमें दिया रहता है कोई भी एक्सपेरिमेंट के पहले, है ना। तो उसको आप पढ़िएगा तो ये काम आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार एनसीईआरटी रीडिंग मारते जाइए। एनोड वोल्टेज ऑफ ए फोटोसेल, एनोड वोल्टेज ऑफ ए फोटोसेल, एनोड वोल्टेज ऑफ ए फोटोसेल इज केप्ट फिक्स्ड। तो हम लोग जानते थे एनोड वोल्टेज बढ़ाते थे तो कट ऑफ पोटेंशियल, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रॉन निकलता था, कट ऑफ पोटेंशियल बढ़ता था। इसमें कह रहा है कि द वेवलेंथ लैम्डा ऑफ द लाइट, द वेवलेंथ को चेंज कर रहा है, लैम्डा ऑफ द लाइट। वेवलेंथ बढ़ाने का मतलब फॉलिंग ऑन द कैथोड, फॉलिंग ऑन द कैथोड, कैथोड ग्रेजुअली चेंज्ड। लाइट गिर रहा है कैथोड प्लेट पे, वेवलेंथ को बार बार चेंज करा रहे हैं। एनोड और कैथोड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रखें। तो प्लेट करंट के बारे में पूछ रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन जो पहुंचेगा एनोड के पास तो प्लेट करंट होगा आई ऑफ द फोटोसेल, आई ऑफ द फोटोसेल वेरीज एज, 4 ग्राफ दिया है, उसका को सिलेक्ट करना है। नंबर ए वाला फोटो है, इस तरह का दिया है ग्राफ करंट का, कैसा ग्राफ होगा वो देख रहा है। बोल रहा है पहले इंक्रीज किया फिर डिक्रीज। दूसरा वाला दिया हुआ इस टाइप, करंट और वेवलेंथ का ग्राफ दिया हुआ है, ये बोल रहा है इस तरह से जा रहा है, इंक्रीज कर रहा है। और सी वाला चॉइस दिया है, तो ग्राफ आपको सिलेक्ट करना है कौन सा करेक्ट ग्राफ है। ग्राफ पे क्वेश्चन हर साल दे रहा है। अगला दिया कि ऐसे इंक्रीज किया फिर कांस्टेंट हो गया। और डी चॉइस में दिया है कि वेवलेंथ बढ़ाते जाए करंट घटते जाए और कहीं पे जीरो भी हो जाए, ऐसा ग्राफ वेवलेंथ का करंट के साथ। तो कौन सा चॉइस सही होगा जल्दी बताइए। तो जब आप किसी मेटल के सरफेस को ही कैथोड मानते हैं, यहाँ पे लाइट वेव दे रहे हैं, अब वेवलेंथ इसका अगर बढ़ाते जाने का मतलब होता है कि एनर्जी कम होते जाना, एनर्जी कम होते जाना। तो इसके से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कम से कम हम लोग को जो है वर्क फंक्शन से ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। तो वेवलेंथ एक खास लैम्डा नॉट के बराबर कर दीजिएगा, इसके कोरस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होगा एच लैम्डा बाय सी, एच सी बाय लैम्डा, एच सी बाय लैम्डा नॉट जो होगा एनर्जी, इसी को हम लोग वर्क फंक्शन बोलते हैं, है ना। तो ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कहलाता है। तो एक खास वेवलेंथ से ज्यादा वेवलेंथ करिएगा तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं, तो करंट जीरो हो जाएगा। तो वेवलेंथ बढ़ाने के बाद करंट जीरो, ये वाला चॉइस, ये वाला चॉइस तो हट गया। अब इसमें वेवलेंथ बढ़ाने के बाद एक खास वेवलेंथ के बाद, तो यहाँ पे वेवलेंथ बढ़ाते जा रहे हैं, करंट बढ़ते चला जा रहा है, ऐसा नहीं होगा। वेवलेंथ बढ़ाने के बाद करंट घटता जाएगा, वेवलेंथ बढ़ाते जाएंगे तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इमिशन जो है कम होते जाएगा। वेवलेंथ बढ़ाते जाएंगे तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इमिशन कम होते चला, क्योंकि एनर्जी कम होते जाएगा, ई माइनस फाइव का डिफरेंस कम हो जाएगा, तो कम काइनेटिक एनर्जी का इलेक्ट्रॉन निकलेगा, पहुंच नहीं पाएगा एनोड पे, क्लाउड हो जाएगा। एक खास वेवलेंथ के बाद अगर वर्क फंक्शन से कम एनर्जी हो गया तब तो इलेक्ट्रॉन रिजेक्शन ही नहीं होगा। तो यही वाला चॉइस होगा, वेवलेंथ बढ़ाने से करंट घटेगा और खास वेवलेंथ के बाद जीरो हो जाएगा। तो वेवलेंथ बढ़ाने से करंट घटता चला जाता है। एंड इफ लैम्डा ग्रेटर देन लैम्डा नॉट हो जाएगा, नो करंट, नो इजेक्शन, इलेक्ट्रॉन ही नहीं निकलेगा, नो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, सो नो वेवलेंथ, सो नो करंट, है ना। तो वेवलेंथ बढ़ाने से एनर्जी कम होते जाएगा और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से ज्यादा वेवलेंथ कर देंगे तो वर्क फंक्शन से कम एनर्जी हो जाएगा, ये तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा तो करंट नहीं होगा। इसलिए इस फोटो, सारे फोटो के हिसाब से आंसर
डी अपना सही होगा। आंसर डी इज द करेक्ट चॉइस। एनर्जी एक्सी बाय लैम्डा बोलते हैं। वेवलेंथ बढ़ाते जाएंगे एनर्जी कम होते जाए। वर्क फंक्शन से कम एनर्जी को इलेक्ट्रॉन ही निकलेगा, तो बढ़ाने के बाद करंट जो 0 होना चाहिए। तो एक्सपेरिमेंट को ध्यान में रखकर किस तरह से, एक ग्राफ और देखिए, एक और क्वेश्चन पूछा था, देखिए कह रहा है कि फिगर शोज फोटो करंट आई, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये ग्राफ वाला, जा देखिएगा। फिगर शोज फोटो करंट आई एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनोड एंड कैथोड V, एनोड एंड कैथोड V for three radiation of intensities IA, IB, IC and frequencies nu A, nu B, nu C are plotted. Then select the correct choice. ग्राफ दे रहे हैं हम, जहां से आप सिलेक्ट कीजिए। तो पहला ग्राफ दिया हुआ है, ये जो पहले प्लॉट देख लीजिए कैसा दिया हुआ, उसके बाद क्वेश्चन। इसमें दिया है कि भाई ये कट ऑफ पोटेंशियल है और ये जो है धीरे धीरे इंक्रीज करके ऐसे गया। दूसरा जो है इस तरह का ग्राफ, और तीसरा ग्राफ जो है इस तरह से आया है। अब इसका वाला का नाम ए दे दिया है, बीच वाले का बी और लास्ट वाले का सी। इधर आपका जो ग्राफ है आई है, इधर पोटेंशियल है बी, आई बी ग्राफ खींचा हुआ है। अब इसमें से आपको सेलेक्ट करना है। ए चॉइस में दिया है एफ ए इक्वल टू एफ बी एंड आई ए इज नॉट इक्वल टू आई बी। बी चॉइस दिया है एफ ए इक्वल टू एफ सी एंड आई ए इक्वल टू आई सी। तो पूरा एक्सपेरिमेंट आपको हम बताए थे, उसको ध्यान में रखिए। पूरा कहानी बताए थे, इंटेंसिटी का, फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट और पोटेंशियल का इफेक्ट। और डी चॉइस में दिया है एफ बी इक्वल टू एफ सी एंड आई बी इक्वल टू आई सी। तो सेलेक्ट कीजिए तो क्या आंसर होगा, कौन सा आंसर होगा जब सेलेक्ट कीजिए। तो आपको याद होगा कि धीरे धीरे एनोड पोटेंशियल बढ़ाते थे, इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनता था। तो कट ऑफ पोटेंशियल से अगर हम लोग ये पोटेंशियल डिफरेंस एनोड का बढ़ाते जाते थे, इस तरह से ग्राफ होता था और एक सैचुरेशन करंट डेवलप हो जाता था। जब सारा स्पेस चार्ज रीजन खत्म हो जाता था, जो इलेक्ट्रॉन पैदा होता था कैथोड के बाद पहुंचता था, तो मैक्सिमम करंट हो जाता था। I1 इंटेंसिटी फिक्स रखें। अब मैक्सिमम करंट बढ़ाना तो इंटेंसिटी बढ़ाना पड़ता था। इसका मतलब ए का और बी और सी का इंटेंसिटी सेम होगा, क्योंकि दोनों का सैचुरेशन करंट सेम है। तो मैक्सिमम करंट सेम है तो इंटेंसिटी सेम हो जाए, है कि नहीं। इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं, ये इसका इंटेंसिटी ए वाले का पार्ट का अलग है और बी और सी का इंटेंसिटी सेम है। इंटेंसिटी ऑफ बी बराबर सी तो इस फोटो में दिख रहा है, और ए का इंटेंसिटी नहीं बी है, ये भी दिख रहा है। ए वाला और सी डी वाला चॉइस जो है, इंटेंसिटी बी और सी का सेम है। ए और डी में से कोई ऑप्शन हो सकता है। इंटेंसिटी की बात करें, अब कह रहा है कि भाई फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिए, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से क्या होता है, फ्रीक्वेंसी चेंज करने से कट ऑफ पोटेंशियल चेंज हो जाता है। जब कट ऑफ पोटेंशियल चेंज हो गया, ये कट ऑफ पोटेंशियल है VC1 VC2,
तो कट ऑफ पोटेंशियल बढ़ेगा किसका, जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा। तो कट ऑफ पोटेंशियल बी का तो ये है सेम है, एक जैसा। इसका मतलब कट ऑफ पोटेंशियल अगर सेम है तो फ्रीक्वेंसी सेम होगा, है ना। ऐसे इंटेंसिटी अलग होगा, ए वाले का इंटेंसिटी बी वाले का इंटेंसिटी अलग हुआ, लेकिन कट ऑफ पोटेंशियल सेम है तो ए का फ्रीक्वेंसी और बी का फ्रीक्वेंसी सेम हो जाए। तो ए का फ्रीक्वेंसी बी का फ्रीक्वेंसी सेम हो गया तो ये वाला ऑप्शन में आ जाए। यहाँ पे बी और सी का फ्रीक्वेंसी सेम नहीं है, क्यों? क्योंकि सी वाले का तो करंट मैक्सिमम सेम है, मतलब इंटेंसिटी सेम हुआ, लेकिन कट ऑफ पोटेंशियल अलग है, ज्यादा है, तो इसका फ्रीक्वेंसी सी वाले का ज्यादा होगा बी वाले से। सी वाले का फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा बी वाले से, क्योंकि कट ऑफ पोटेंशियल ज्यादा है। ज्यादा फ्रीक्वेंसी का लाइट दिया, ज्यादा तेजी से निकलेगा इलेक्ट्रॉन, उसको रोकने के लिए ज्यादा उल्टा वोल्टेज अप्लाई करना पड़ेगा, रिवर्स वोल्टेज, नेगेटिव वोल्टेज। कैथोड को पॉजिटिव बनाना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू एनोड, एनोड को नेगेटिव बनाना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू कैथोड। ज्यादा कट ऑफ पोटेंशियल मतलब ज्यादा फ्रीक्वेंसी। इस फोटो से ये दिख के कट ऑफ पोटेंशियल बी का और ए का सेम है। इस फोटो से दिख रहा है एफ ए बराबर एफ बी, और एफ सी इज ग्रेटर देन एफ बी दिख रहा है, और एफ बी एफ ए बराबर है तो एफ सी ग्रेटर देन एफ ए बी हो गया, है कि नहीं। ये सारे ऑप्शन देख रहे हैं। एफ ए बराबर एफ बी, ये फ्रीक्वेंसी सेम है क्योंकि कट ऑफ पोटेंशियल सेम है, और साथ में इंटेंसिटी इसका ऊपर है, इसलिए सैचुरेशन करंट उसका ज्यादा है। इन दोनों का सैचुरेशन करंट सेम है, इसका मतलब इंटेंसिटी बी और सी का सेम है। इंटेंसिटी ऑफ बी इक्वल टू सी है, और इंटेंसिटी बी इक्वल टू सी, और ये ग्रेटर देन इंटेंसिटी ऑफ ए। तो ऐसा इसमें से मैच कराएंगे हम लोग। तो ये वाला चॉइस एफ ए बराबर एफ सी, ये जो है रॉन्ग है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी सी का ज्यादा है, तो ये रॉन्ग हो गया। इस वाले चॉइस में आई ए इक्वल टू आई बी बोल रहा है, तो सैचुरेशन करंट ज्यादा है तो आई ए आई बी सेम नहीं है, क्योंकि ये वाला रॉन्ग है। ठीक है, तो इसलिए एक ही चॉइस सिलेक्ट हो रहा है हम लोग का, वो है ए वाला पार्ट। फ्रीक्वेंसी ए और बी का सेम है क्योंकि कट ऑफ पोटेंशियल सेम है। सेम फ्रीक्वेंसी रहेगा तो सेम काइनेटिक एनर्जी से निकलेगा, तो उसको रोकने के लिए सेम स्टॉपिंग पोटेंशियल जरूरत पड़ेगा। और इंटेंसिटी ज्यादा है बी और सी का ए से, क्योंकि सैचुरेशन करंट ज्यादा है, इसलिए ए और बी का इंटेंसिटी सेम नहीं है। तो आंसर ए सही हो जाए। समझ पाए आप क्वेश्चन को? यस। और कोई लोग नहीं समझा जी? यस। तो इंटेंसिटी बढ़ाने से करंट बढ़ता था, मैक्सिमम करंट, सैचुरेशन करंट। तो करंट ऊपर चढ़ा हुआ है, इसका मतलब इंटेंसिटी ज्यादा है। बी और सी का इंटेंसिटी सेम था क्योंकि सैचुरेशन करंट सेम था। ये मोर देन वन चॉइस है। बाकी सब सिंबल आप जानते हैं, सिलेक्ट कीजिए कौन सा चॉइस सही होगा। ग्राफ दिया हुआ है, ये फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में स्टॉपिंग पोटेंशियल है ना। ये ऊपर में दिखाया हुआ है स्टॉपिंग पोटेंशियल, और इधर लिखा हुआ है 1/λ के साथ ग्राफ खींचा हुआ। स्टॉपिंग पोटेंशियल का 1/λ के साथ ग्राफ दिया हुआ है, एक इस तरह का ग्राफ 1/λ के साथ। स्टॉपिंग पोटेंशियल का 1/λ के साथ इस तरह ग्राफ है, पहला नंबर। दूसरा ग्राफ दिया हुआ है स्टॉपिंग पोटेंशियल का 1/λ के साथ, इस तरह का ग्राफ दिया हुआ। बीसी बी नॉट बी एस कुछ भी लिखता है लोग, 1/λ के साथ ऐसा ग्राफ दिया हुआ। और सी वाला ग्राफ दिया हुआ है इस तरह से, एक ग्राफ इस तरह का दिया हुआ है स्ट्रेट लाइन, ये लैम्डा के साथ दिया हुआ। और पहला वाला जो ग्राफ दिया तो वो भी लैम्डा के साथ दिया हुआ, ये भी लैम्डा के साथ दिया हुआ स्टॉपिंग पोटेंशियल। लास्ट ग्राफ दिया हुआ है डी वाला इस तरह, है ना, ऐसा ग्राफ दिया है 1/λ के साथ। आप बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? कुछ लैम्डा के साथ, कुछ 1/λ के साथ, दो गो 1/λ है, दो गो लैम्डा के साथ। तो आप इक्वेशन स्टॉपिंग पोटेंशियल का क्या जानते थे?
एनर्जी एच न्यू और वर्क फंक्शन फाई इक्वल टू के मैक्स होता था आइंस्टाइन इक्वेशन, इसी को बोलते थे एच सी बाई लेमडा। फाई हो गया आपका कांस्टेंट, काइनेटिक एनर्जी को ईबीसी बोलते थे। तो बीसी इक्वल टू लिखिएगा तो आप एच सी बाई ई इंटू 1 बाय लेमडा माइनस 5 ऐसा हो। तो वीसी का ग्राफ 1 बाय लेमडा के साथ खींचेगा तो y इक्वल टू एम एक्स माइनस सी टाइप का ग्राफ होगा। ये ग्राफ इस तरह का होगा। तो वीसी का ग्राफ 1 बाय लेमडा के साथ ये वाला एक होगा, ये होगा आपका 1 बाय लेमडा नॉट, मतलब कट ऑफ वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ वाला। तो वीसी का 1 बाय लेमडा के साथ स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। 1 बाय लेमडा को x मान लिया तो y इक्वल टू एम एक्स माइनस सी होगा। तो वीसी का 1 बाय लेमडा के साथ एक डी चॉइस सही होगी इस इक्वेशन है कि नहीं। और दूसरा हम लोग जानते थे कि वेवलेंथ अगर बढ़ाते जाते हैं तो एनर्जी कम होते जाएगा। इंसिडेंट रेडिएशन का एनर्जी कम हो जाने से जो वर्क फंक्शन है वो तो फिक्स है, एनर्जी कम हो जाने से इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम वाला कम होते जाए, इसलिए उसको स्टॉप करने के लिए कम स्टॉपिंग पोटेंशियल की जरूरत होगी। तो वेवलेंथ बढ़ाते चलेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल घटता चला जाए, है ना। स्टॉपिंग पोटेंशियल घटता चला जाए क्योंकि ईबीसी इक्वल टू आप के मैक्स बोलते थे, के मैक्स को बोलते थे एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन, ये तो फिक्स्ड है। तो आप यहां से देख सकते हैं इस इक्वेशन से वेवलेंथ अगर बढ़ाते चले जाइएगा, ये वाला वैल्यू फिक्स्ड है, ये वाला अमाउंट कम होते जाए, उसमें से ये फिक्स्ड वैल्यू घटता जाएगा तो ये वाला अमाउंट कम होते जाए। ये कम होने का मतलब वीसी जो है आपका घटने लगेगा और लेमडा के प्रोपोर्शन में है, तो y प्रोपोर्शनल टू 1 बाय x टाइप का ग्राफ होता है, तो उसका ग्राफ इस तरह का, तो इस तरह का नेचर होगा, नॉन लीनियर, स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। स्ट्रेट लाइन नहीं होगा क्योंकि ये y की तरह हो गया, ये 1 बाय x की तरह, x बढ़ाते चले जाएंगे y घटता चला जाएगा, तो इसलिए ग्राफ एक कर्व होगा और लेमडा बढ़ाने से स्टॉपिंग पोटेंशियल घटता चला जाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन में आंसर आपका हो गया ए एंड बी। अभी फोटो में जैसा हम लोग लिखे हैं ए और बी, ये दो चॉइस सही होगा। दोनों का एक्सप्लेनेशन यहाँ पे है, आप देख लीजिए। अगर 1 बाय लेमडा को x मानिएगा तो ये स्ट्रेट लाइन हो जाए, और लेमडा को x मानिएगा तब ये x बढ़ाने से v घटेगा, तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन नहीं होगा, है ना। कि v इक्वल टू कांस्टेंट रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टाइप का होता था, कि v इक्वल टू कांस्टेंट बॉयल्स लॉ में p इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम बोलते हैं, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, तो इसका ग्राफ कैसा होता है, कर्व टाइप का, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक टाइप का ग्राफ होगा। माइनस कुछ है वो कांस्टेंट टर्म, तो उतना तो हमेशा घटते रहेगा, तो ये कर्व वाला ग्राफ हो जाएगा। तो आंसर ए और बी सही हो जाएगा। समझ में आया, फॉलो कर पाया, यस और नो। तो सारा चीज इक्वेशन से डील हो जाता है। जल्दी बोलो तो फिर मिटाएंगे इसको, आगे की तरफ चलेंगे। तो जो फंडामेंटल एक्सपेरिमेंट है उसका पूरा कहानी दिमाग में रखेगा तो क्वेश्चन तुम बना सकता है। तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में इसी तरह के क्वेश्चन का दर्शन तुमको होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा is incident on a photocell, incident on a photocell, इंसिडेंट ऑन ए फोटोसेल। फोटोसेल समझते हैं ना आप, ये ग्लास ट्यूब है और ये कैथोड का जो है अपना, जिससे इलेक्ट्रॉन इजीली निकल सकता है वो प्लेट है, और इधर की तरफ एनोड है, इसको ये माइनस प्लस ऐसे बैटरी से जोड़ देते हैं हम, है ना, और वोल्ट मीटर लगा देते हैं, यही हो गया।
और लाइट इसमें जब गिराते हैं तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है और यहाँ पे जाता है और करंट मिली एमीटर लगा रहता है, उससे मेजर कर सकते हैं। इसके बीच में वोल्टेज वोल्ट मीटर लगा देते हैं, यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकते हैं, है कि नहीं। यही फोटो सेल है, एक बल्ब की टाइप का बना दिया तो करंट फ्लो करेगा। अब इसका यूज क्या करते हैं, जैसे कि आप जाते ही मॉल वगैरह सब में, तो आप सामने जाते हैं दरवाजा खुल जाता है, तो वहां फोटो सेल को लगाया जाता है सेंसर की तरह, क्योंकि आप जब उससे खास दूरी पे जाइएगा गेट के पास में, तो अल्ट्रावायलेट लाइट जो आ रहा है वो इंटरप्ट होगा आपके बॉडी से, तो कम लाइट इसमें जाएगा, इंटेंसिटी घटेगा लाइट का, तो ये ब्रेक हो जाएगा। तो उसके लिए वो जो इंटेंसिटी घटा सफिशिएंट, तो इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचा, करंट घट जाएगा, तो यहाँ सर्किट ब्रेक हो जाएगा, तो दरवाजा खुल जाता है। फिर आप हट जाइएगा, सर्किट चालू है, दरवाजा बंद है। तो सेंसर की तरह इसका यूज किया जाता है फोटो सेल। तो radiation of wavelength lambda is incident on a photocell. The fastest emitted electron has speed v. सबसे तेजी से जो इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ, मतलब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन, उसका स्पीड दिया हुआ है v, एज स्पीड v। अब कह रहा है वेवलेंथ आप बढ़ा दिए, इफ द वेवलेंथ इज चेंज टू 3 लैम्डा, घटा दिए, इट चेंज टू 3 लैम्डा बाय 0.75, मतलब 3/4 हो गया। पहले 4/4 था, अब 3/4 हो गया। द स्पीड ऑफ द, अब स्पीड क्या होगा, वेवलेंथ कम हो जाने से एनर्जी बढ़ जाएगा। फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन emitted will be, अब दो गो डाटा दिया, ऐसे स्पीड आप निकाल पाइएगा क्या वैल्यू, तो दिया है इक्वल टू v इंटू 4/3 टू द पावर हाफ, और नंबर भी दिया है ग्रेटर देन या इक्वल टू v इंटू 3/4 टू द पावर हाफ। 4/3 ये 3/4, एक दिया ग्रेटर देन v इंटू 4/3 टू द पावर हाफ, और डी चॉइस में दिया लेस देन v इंटू 4/3 टू द पावर हाफ। कौन सा चॉइस होगा यार, देखिए वेवलेंथ कम कर दिए, तो भाई ये जो है, जो कैथोड है फोटोसेल का, उसमें लाइट इंसिडेंट हुआ वेवलेंथ लेमडा का, एनर्जी हो जाएगा उसका hc/λ। अब इससे इलेक्ट्रॉन जो निकलता है, ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के मैक्स बोलते हैं। तो पहला वाला हो गया आपका इक्वेशन hc/λ माइनस वर्क फंक्शन फिक्स्ड है इक्वल टू k मैक्स, सिचुएशन 1 के हिसाब से। अब वेवलेंथ इन न्यू सिचुएशन में आपको बोल रहा है कि वेवलेंथ 3λ/4 कर दी, तो वर्क फंक्शन वही रहेगा, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, इसको हाफ mv² बोलते थे हम लोग। अब नया वाला हाफ mv' कर देते हैं, v' का वैल्यू आपको निकालना, ऐसा हो गया क्वेश्चन 2। अब इसी से v' आपको निकालना है, वर्क फंक्शन सब नहीं दिया हुआ, तो इस दोनों को डिवाइड करते हैं हम लोग और देखते हैं क्या होता है कहानी। तो डिवाइड करके देखते हैं क्या होगा कहानी। इसको सॉल्व करने वक्त सबका डायरेक्ट और भी डाटा नहीं दिया है, तो आप कंपेयर कर सकते हैं, दोनों में रेशियो निकाल सकते हैं, है ना, क्योंकि 5 दिया नहीं है आपको, तो आप कंपेयर कर सकते हैं। तो 2/1 कर दें अगर हम लोग, तो ये 4 ऊपर चला जाएगा, 4hc/3λ ऊपर हो गया -5, कटेगा नहीं, 4hc/3λ हो गया, इसका हो गया hc/λ -5, ऐसा हो जाए। ऊपर में हो गया हाफ mv' का होल स्क्वायर, नीचे हो गया हाफ mv², ऐसा हो जाएगा। आप कैसे सॉल्व कीजिएगा v' इसमें से, तो हाफ m तो कट जाएगा,
तो इसको कैसे सॉल्व करें? 5 दिया रहता तब तो इजी हो जाता। तो ऊपर में से 4/3 कॉमन ले लेते हैं, तो HC बाई लैम्डा माइनस 3 5/4 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई HC बाई लैम्डा माइनस 5 हो गया। अब इसको आपको थिंक करना पड़ेगा, इंटू वी स्क्वायर हो गया इक्वल टू वी डैश का स्क्वायर। तो यही वी डैश आपको निकालना है। तब थिंक कीजिए कौन सा ज्यादा होगा कौन सा कम, है ना। ऊपर वाले को आप थिंक कीजिए, ये 0.75 घटा है HC बाई लैम्डा, ये 1.5 घटा है, तो जो कम घटाएंगे वो ज्यादा आएगा। नीचे वाले की तुलना में ये क्वांटिटी बड़ा होगा, तो ये पूरे क्वांटिटी को इस बार नीचे वाले से डिवाइड करेंगे तो एक से ज्यादा वैल्यू आएगा। अब एक से ज्यादा वैल्यू इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये ग्रेटर देन 4/3 वी स्क्वायर हो जाएगा। तो उसको थिंक करके आप बता सकते हैं। इक्वल तो नहीं है, कटेगा नहीं, कटता तब इक्वल होता, तो इक्वल वाला तो चॉइस ही नहीं होगा, ना 3/4 ना b/4, तो ये दोनों तो रॉन्ग हो गया। अब बचा 50-50 कर दिए तो सी और डी। अब सी और डी में हम लोग देखेंगे कि भाई क्या हो, तो आप उसको थोड़ा थिंक कीजिए। इसमें 1.5 घटाया गया और ऊपर वाले में 0.755 है। 3/5 HC बाई ऊपर वाले में है 0.755 और नीचे वाले में HC माइनस 1.5। तो ये ज्यादा घटा है HC बाई लैम्डा में, ये ज्यादा घटा हुआ है, ये कम घटा हुआ है, मतलब ऊपर वाला वैल्यू इसके तुलना में ज्यादा आ जाएगा। तो इसका मतलब वो एक से ज्यादा आ जाएगा, और एक से ज्यादा जब मल्टीप्लाई होगा 4/3 वी स्क्वायर में, तो वी डैश जो है ग्रेटर देन 4/3 वी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं HC बाई लैम्डा माइनस 3/5/4 is greater than HC by lambda minus 5. So V dash is greater than 4/3 V square, ऐसा बोल सकते हैं। इसलिए V dash का स्क्वायर, इसलिए V dash is greater than √4/3 into V। तो ये वाला ऑप्शन किसमें दिया हुआ है सो देख लीजिए, कौन सा ऑप्शन दिया हुआ था? V dash greater than 4/3 to the power half into V। तो सी वाला ऑप्शन था ना, कौन सा ऑप्शन था, सी की डी? सी, तो सी हो जाएगा। तो वही कंपेयर, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकलेगा, यहाँ पे थिंक करना पड़ेगा। तो यहाँ तक पहुंचने के बाद बच्चा रुक जाता है, यहाँ तक निकाल के रुक जाता है एग्जाम से। तो यहाँ पे थोड़ा ठहर के सोचना होगा कौन बड़ा है कौन छोटा है, क्योंकि ग्रेटर देन स्मॉलर देन का ऑप्शन दिया हुआ था, इसलिए वहां पे थिंक करना पड़ेगा। थिंक किए आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बात और आपको बोलनी थी कि अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं ऑनलाइन, तो एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा आपको, एक्सप्लोर फिजिक्स करके, मेरा ही ऐप है, और इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और हम लिंक भेज देंगे। फॉर्म को भर के सारा चीज को आप भेजिएगा तो अपने आप उसमें आपको ऐड कर दिया जाएगा, और तब उसमें डेली टेस्ट आपका हम पेपर भेज देंगे। आप डेली टेस्ट एग्जामिनेशन तक दे सकते हैं, जिस चैप्टर का बोलिए उस चैप्टर का भेजते चले जाए, है ना। तो आप दे सकते हैं सारा टेस्ट जितना आप है। स्कूल लेवल चाहिए स्कूल लेवल, लोअर लेवल चाहिए लोअर लेवल, मीडियम लेवल चाहिए मीडियम लेवल, कंपटीशन लेवल चाहिए कंपटीशन लेवल, हायर लेवल चाहिए हायर लेवल, तो जैसा आप चाहिएगा वैसा टेस्ट दे पाएंगे। तो हर चैप्टर का 3 तरह का, एक लोअर लेवल, एक मीडियम लेवल और एक हायर लेवल, आप टेस्ट दे सकते हैं चाहिएगा तो आप वो डाउनलोड करके हमको कंफर्म कीजिए, हम भेज देंगे आज लिंक। चलिए दूसरा क्वेश्चन एक देखते हैं। द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी for a metallic surface corresponds to an energy। तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप दे सकते हैं, और बहुत वो स्टैंडर्ड क्वेश्चन सब है, ऑल इंडिया लेवल का क्वेश्चन है। corresponds to an energy of 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तुरंत आपका रिजल्ट मिल जाएगा उसमें, और आप जज कर सकते हैं कौन सा क्वेश्चन आपका सही हुआ कौन सा गलत हुआ, उसका सॉल्यूशन भी मिल जाए। एंड द
potential for a radiation, stopping potential for a radiation, stopping potential for a radiation incident on this surface, incident on this surface, incident on this surface is 5 volt, is 5 volt. The incident radiation lies in, the incident radiation lies in, तो चार्ज दिया हुआ है आपको अल्ट्रावायलेट रीजन, बी वाला चॉइस दिया है एक्सरे रीजन, और सी वाला चॉइस दिया है विजिबल रीजन। सबका वेवलेंथ का रेंज आपको हम दिए थे, और डी वाला चॉइस दिया इंफ्रारेड। कौन से रीजन में होगा, तो आपको वेवलेंथ निकाल के चेक करना पड़ेगा। वेवलेंथ पहले कैलकुलेट करेंगे तभी डिसाइड कर पाएंगे किस में है। तो हमको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर ए मेटालिक सरफेस कॉरस्पॉन्ड टू द एनर्जी ऑफ इतना। तो इसका मतलब ये एनर्जी दिया है, तो एच न्यू नॉट को बोलते हैं वर्क फंक्शन। तो ये वर्क फंक्शन दिया हुआ हम लोग 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जूल में कन्वर्ट करना है तो 6.2 इंटू 1.6 10⁻⁻19 जूल। स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर द इंसिडेंट रेडिएशन दिया हुआ 5 वोल्ट, स्टॉपिंग पोटेंशियल 5 वोल्ट दिया। अब इक्वेशन आप लिख दीजिए, जो एनर्जी इंसिडेंट रेडिएशन का एनर्जी आप जानते हैं लैम्डा के टर्म में hc/λ इक्वल टू, अब -5 करते हैं आप, इक्वल टू ईवीसी बोलते हैं। तो आप hc/λ को लिख सकते हैं इधर से, 5 को आप उधर ले जा करके जोड़ दीजिए ये वाला सी यहां से, तो 5 को आप लिखा हुआ है, ये 5 को ईवी के टर्म में लिख देंगे हम लोग, ये वाला। अब ई यहाँ दिया हुआ था 1.6 10⁻⁻19, अभी दिया 5 वोल्ट, ये 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू ये दिया 6.2, तो 1.6 10⁻⁻19 कॉमन आ जाएगा, 5 प्लस 6.2 हो जाएगा इतना एनर्जी। तो 11.2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल आ गया, है ना, कितना जूल आ गया। तो अब उससे वेवलेंथ निकल जाएगा, तो वेवलेंथ हम लोग निकाल लेते हैं। तो वेवलेंथ कितना आ जाएगा, लैम्डा इक्वल टू hc डिवाइडेड बाय इतना हो जाएगा 11.2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, इतना जो है कि आपका आ गया वैल्यू 6.626 इंटू 3 डिवाइड बाय 11.2, और ऊपर में हो गया ये 11.2 इंटू 1.6 भी, ऊपर में हो गया 19, ऊपर चला गया +8 -34, 19 1 20 7 27 चला गया, तो यहाँ -7 आ जाए। अब इसको डिवाइड कर लेंगे हम लोग जल्दी से, 6.626 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 11.2, और ये आ जाएगा 1.77 डिवाइडेड बाय 1.6 भी करना है, तो ये आ गया करीब 1.1 इंटू 10⁻⁻7 है। अब इसमें 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिवाइड कर देते हैं, तो एंगस्ट्रम में आ जाएगा। वेवलेंथ हम लोग को पता चल गया कितना आ गया वेवलेंथ एंगस्ट्रम में। तो ये 1000 जो है ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया, 1100 एंगस्ट्रम हो गया। अब लैम्डा 1100 एंगस्ट्रम है, तो कौन सा रीजन होगा। एक्सरे के लिए हम आपको बताए थे कि 0.1 से लेके 150 तक एक्सरे होता है, ये एक्सरे होता है, और 150 से
3800 एंगस्ट्रॉम तक अल्ट्रावायलेट होता है और 3800 से 7600 तक विजिबल हो जाए। तो ये आपको याद है, तो ये यूवी रीजन में पड़ रहा है। 150 से 3800, 150 एंगस्ट्रॉम टू 3800 एंगस्ट्रॉम के बीच में अल्ट्रावायलेट रीजन पड़ता है। अल्ट्रावायलेट रीजन पड़ता है तो ये हमारा 1100 एंगस्ट्रॉम आया था वेवलेंथ। तो आंसर हो जाएगा यूवी रीजन, अल्ट्रावायलेट रीजन में पड़ेगा। समझ में आया है कहानी? यस। अब इसको हम लोग थोड़ा दूसरे तरीके से बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए इसमें ई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना हो जाएगा। इसको भी फाई को ई के इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म में दिया था। तो अगर हम लोग जो है दोनों को इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म में निकालते हैं तो वेवलेंथ का डायरेक्ट फॉर्मूला आप लगा सकते हैं 12400, लगभग ये आंसर देगा। वैसे 421 भी बहुत लोग लेता है एग्जैक्ट लेने के लिए, या 1242 नैनोमीटर में लेता है ऐसे। अब भाई ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी चाहिए, है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में यहाँ पे एनर्जी चाहिए, तब वो एंगस्ट्रम में आएगा। तो 420 लेता है, 421 ले सकते हैं एंगस्ट्रम में आप। राउंडिंग करके 12,400 लेते हैं, तो टोटल कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा यहाँ? तो आपका जो एनर्जी था hc बाई लेमडा, ये ना एनर्जी था इंसिडेंट रेडिएशन, उसी में से आप वेवलेंथ निकाले थे। तो कितना आया था इलेक्ट्रॉन वोल्ट में? hc का वैल्यू ये आ जाता है करीब 12,400। तो 5 प्लस EVC किए थे। अब ई दोनों में इसको लिखेंगे ई इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इसका वोल्टेज जुड़ जाएगा। तो ये दिया हुआ था हम लोगों को क्वेश्चन में, कितना वोल्ट दिया था, कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट? 5 दिया था। तो 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया था। इलेक्ट्रॉन कॉमन ले लिए, 6.2 हो गया। ई कॉमन ले लिए, VC था 5, ये ई इंटू 11.6 हो, 11.2 हो। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोल सकते हैं, 11.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोल सकते हैं एनर्जी को। तो 12,400 बाई 11.2 करेंगे हम लोग, तो इसको डायरेक्ट 12,400 बाई 11.2 करेंगे, लगभग आंसर मिलेगा 12,400। कैलकुलेशन से आप बच जाएंगे। 11.2 करेंगे, ये करीब 1107 आया, है ना। वहां पे 1100, वही राउंडिंग करके उतना ही आया था लगभग। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। इसमें कैलकुलेशन तो आपको ज्यादा नहीं करना पड़ेगा, कैलकुलेशन आपको तब ज्यादा नहीं करना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालिएगा। तो ये था 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये था 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और वो था 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दोनों जोड़ दिए तो 11.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। अब उस टोटल इलेक्ट्रॉन वोल्ट को डिवाइड कर देंगे 12,400 डिवाइडेड बाई 11.2। इस फॉर्मूला से कैलकुलेशन किया हुआ hc को मल्टीप्लाई करके उतना आएगा। h होता है ना आपका 6.626 इंटू 3 कीजिएगा 18, और साथ में एंगस्ट्रम में एडजस्ट किया हुआ है ना। तो वो जो है करीब वैल्यू उतना आता है। और ई से डिवाइड किया हुआ है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से। 12,400 डिवाइडेड बाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी यहाँ डालिएगा तो जल्दी जल्दी कैलकुलेशन हो जाए। इस फॉर्मूले को भी आप यूज कर सकते हैं वेवलेंथ निकालने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लीजिए, लास्ट। अ मेटल प्लेट of area 1 into 10⁻⁻4 meter square is illuminated by radiation of intensity 16 milliwatt per meter square. The work function of the metal is 5 electron volt. Work function of the metal is 5 electron. volt.
5 electron volt. The energy of the incident photon is 10 electron volt. जितने से आप एनर्जी से फोटोन गिरा रहे हैं मेटल पे, ऑफ द इंसिडेंट फोटोन, उसका दिया हुआ एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वर्क फंक्शन मात्र 5 था, तो जो बचा सो काइनेटिक एनर्जी पाएगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा। एंड ओनली क्वेश्चन में दे रहा है एंड ओनली 10%। तो कोलिजन परफेक्ट होगा तभी इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ग्लांसिंग कोलिजन होगा तो सारा का सारा एनर्जी इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट नहीं होगा। 10% ऑफ इट्स प्रोड्यूसेस फोटो इलेक्ट्रॉन, इट्स प्रोड्यूसेस फोटो इलेक्ट्रॉन। तो पहले पूरा एनर्जी जो बचा, कितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो निकाल लीजिए, और उसके बाद में 10% कर दीजिए फोटो इलेक्ट्रॉन्स। अब क्वेश्चन पूछ रहा है द नंबर ऑफ emitted, the number of emitted energy, number of emitted energy respectively will be number of emitted photoelectrons per second। पहले बोल रहा है emitted photoelectrons per second। दो क्वेश्चन पूछ रहा है, photoelectrons per second, the number of photoelectrons emitted photoelectrons per second and their maximum energy। दो चीज पूछ दिया है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव बना दिया, and their maximum kinetic energy, and their maximum kinetic energy respectively will be। दो चीज पूछा है एक ही क्वेश्चन में, तो 4 चॉइस दिया हुआ है आपको, जल्दी से उसको बनाइए। 10 to the power 11 फोटॉन्स पर सेकेंड पूछा था एंड 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दूसरा 10 पावर 12 एंड 52 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और सी वाले में दिया 10 to the power 10 एंड 5 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से चिपक गया। और डी चॉइस में दिया है 10 पावर 14 एंड 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्वेश्चन इसको बनाइए था आप जल्दी से, जितना अभी तक आप पढ़े उससे बन जाना चाहिए क्वेश्चन। नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए आप जानते हैं अलग से, और पावर बाय एच न्यू कर दिया तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएगा आपका, है कि नहीं। तो काइनेटिक एनर्जी आइंस्टाइन इक्वेशन से निकालेंगे। तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड बोलते थे डी बाई डी टी, मतलब पावर, डिवाइडेड बाय एच न्यू, या एच सी बाई लैम्डा, न्यू दिया है तो न्यू, एच न्यू इंसिडेंट एनर्जी का इंसिडेंट रेडिएशन का एनर्जी हो जाएगा, पावर बाय एक फोटोन का जो एनर्जी होता था, ये नंबर ऑफ, और टोटल एनर्जी ये है, उसमें से वर्क फंक्शन पाया गया के मैक्स, इससे निकलेगा। अब पढ़ते हैं हम लोग, कितना था, एरिया दिया हुआ है और इंटेंसिटी दिया हुआ है, इससे पावर निकल जाएगा, एरिया इंटू इंटेंसिटी से पावर हो जाएगा। तो पावर को क्या बोलेंगे, एरिया इंटू इंटेंसिटी, आई इंटू एरिया कर देंगे तो ये पावर चला आएगा, डिवाइडेड बाय इंसिडेंट रेडिएशन का जो ये जो एक फोटोन का एनर्जी होता है उससे डिवाइड कर देंगे तो काम हो जाएगा। और वर्क फंक्शन दिया होता है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी जगह 5 डाल देते हैं, है कि नहीं। और एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो यहाँ पे 10 डाल देते हैं, तो जो बचेगा सो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। तो के मैक्स तो आपको पता चल गया कि 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे 3 चॉइस दिया है। पहला पार्ट तो आपका आ गया 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला, एबीसी में से ही कोई आंसर होगा, डी तो होगा नहीं, एक आंसर तो ये हो गया। अब दूसरा आंसर इंटेंसिटी इंटू एरिया बाय एच न्यू करेंगे तो हो जाएगा हम लोग, तो उसमें से बाद में 10% करेंगे, है ना। बाद में 10% इलेक्ट्रॉन शिफ्ट निकला, जितना एनर्जी का इंसिडेंट राइट दिए, और इंटेंसिटी इंटू एरिया पहले कर दीजिए, कितना आता है इंटेंसिटी इंटू एरिया, उतना डिवाइडेड बाई आप एच न्यू करिएगा तो आएगा। तो करिए उसको जल्दी से, सेकेंड पार्ट।
10% बोला है तो बाद में 10 से हम लोग देख लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। तो यही इंटेंसिटी है और ये एरिया दिया हुआ, एरिया ऊपर दिया हुआ, इंटेंसिटी इधर दी। इंसिडेंट रेडिएशन का एनर्जी आपको 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया था, यही जो इंसिडेंट रेडिएशन का एनर्जी है ये वाला ही, वो 10 इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स, अगर पूरा इंसिडेंट रेडिएशन पूरे के चलते कितना प्रोड्यूस होगा, इंटेंसिटी लिखा हुआ है 16 इंटू 10⁻³ वाट पर मीटर स्क्वायर, और एरिया दिया था 1 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। इंटेंसिटी इंटू एरिया कर दिया तो पावर मिल गया। अब बाय इंसिडेंट लाइट का जो एनर्जी था हमारा 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया होती है, ये वाला 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया, तो 10 को 1.6 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई कर दे, इतना फोटो इलेक्ट्रॉन्स अगर पूरा यूज हो जाएगा एनर्जी इंसिडेंट रेडिएशन का, तो इतना फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा। लेकिन ejected electron is 10% of this, ejected electron is 10% of this, 10% of total photons per second, total ये जो है, तो 10% इसका लीजिएगा तो 10/100 मतलब 1/10 से एक बार और मल्टीप्लाई कर देना, इंटू ये 16 इंटू 1 हो गया, 10 इंटू ये 1 16 हो गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 10 इंटू 1.6 16 हो जाए, दोनों कट जाए, 19 ऊपर चला गया, 7 इधर 10⁻12 आया, तो इंटू टोटल आ गया 10⁻12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10⁻11 आ जाएगा, है ना। प्रैक्टिकली इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन बोला था खाली 10% इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है, थ्योरेटिकली इतना होना चाहिए 10⁻12, अब प्रैक्टिकली बोला था कि सिर्फ उसका 10% इजेक्ट हो, तो 10/100 इंटू 10⁻12 कर दिए, 10⁻11 आ गया, तो आंसर हमारा ए हो जाए। समझ में आया क्वेश्चन, यस और नो? यस। एक क्वेश्चन ऐसा पूछता है, उसका हम थ्योरी क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, जस्ट आपको डिस्कस कर दे रहे हैं। क्वेश्चन ऐसा पूछता है, जैसे देखिए, जैसे वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इक्वेशन दे देगा, इस तरह का क्वेश्चन देता है। जैसे हम लिख रहे हैं, जैसे लाइट जो एनर्जी आप इंसिडेंट करा रहे हैं उसका इक्वेशन ऐसे दे दिया है, 100 वोल्ट पर मीटर, एम्पलीट्यूड हो गया ये इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ही लाइट बोलते हैं, और इक्वेशन दिया हुआ है, इसका इक्वेशन खाली देखिए, साइन 5 इंटू 10⁻15 ओमेगा टी लिखते हैं ना हम लोग, तो ये पर सेकेंड ओमेगा की तरह हो गया, इंटू टी प्लस साइन 8 इंटू 10⁻15, ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा, इंटू टी, दो साइन का मिक्सचर दे दिया वेव का इक्वेशन। फॉल्स ऑन ए मेटल सरफेस हैविंग वर्क फंक्शन, ये एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन ऐसा दिया, इस तरह का इक्वेशन दे देगा, है ना। इस तरह का क्वेश्चन पूछ रहा है बार बार, तो एक बार देख लिया तो आप समझिएगा फटाफट, खाली बताया वर्क फंक्शन दे दिया, कुछ दे दिया, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहा है, के मैक्स पूछ रहा है कितना हो, है ना। इंसिडेंट एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं देके ऐसा दे दिया, ठीक है। अब देखिए इस इक्वेशन में देखिए दो फ्रीक्वेंसी का मिक्सचर है। अरे मेरा नया वाला मोबाइल देना था थोड़ा किसो, उसका बैटरी डाउन हो गया, बार बार दे रहा था, हम ध्यान नहीं दे पाए, देखो इधर
ऐसा दिया मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है, 2 मिनट टाइम लेंगे, हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी देने से वो फंक्शन इतना करेगा जो मिलेगा माइक ऑन हो गया। देखो इधर, तो इस दोनों 2 फ्रीक्वेंसी का मिक्सचर था, इसमें से तुम ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला सिलेक्ट करेगा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी चाहिए तो। मतलब 5 वाला नहीं सिलेक्ट करके 8 × 10⁻15 सिलेक्ट किया तो ज्यादा फ्रीक्वेंसी मिलेगा, ये एनर्जी ज्यादा होगा। वर्क फंक्शन तो फिक्स है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ज्यादा काइनेटिक एनर्जी मिलेगा। तो 2 फ्रीक्वेंसी का मिक्सचर दिया गया और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला तुमको फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकालना है, तो ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला सिलेक्ट करेगा। समझ में आया? यस और नो? बाकी इस फॉर्मूले में डाल देगा, निकल जाएगा। समझ पाया क्या बोले? इंसिडेंट लाइट वेव का एनर्जी इस तरह से लिखा रहेगा, तो ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला लाइट सिलेक्ट करेंगे अगर ज्यादा काइनेटिक एनर्जी चाहिए तो। ठीक है, तो इतना ही ना लेते हैं, अगले क्लास में हम लोग एक्सरे शुरू करेंगे। ठीक है, एक्सरे।